हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं पिछले 6 महीनों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर को एक एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में समझाने की कोशिश करूंगा आपको। जो बच्चे विज्ञान के क्षेत्र से नहीं हैं, जो साइंस के फील्ड से नहीं हैं, उनके लिए भी एक सरल भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं पिछले 6 महीने के साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर। इस वीडियो को मैं आप तक लेकर आ रहा हूं। मेरा नाम है डॉक्टर गौरव गर्ग। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर आते हैं तो एक बहुत ही कम मासिक शुल्क देकर आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको डेली करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस और भी अन्य वीडियोस जैसे बेस्ट 200 सीरीज वगैरह वो सब पढ़ाऊंगा। करंट अफेयर यह सिर्फ बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है सीरीज, और इसके लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है जो हम किसी भी वीडियो के नीचे आपको दिखाई देगा हमारे चैनल के ऊपर। ये ज्वाइन बटन क्लिक करके आप एक छोटा सा मासिक शुल्क देकर मेरे डेली करंट अफेयर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की। नासा ने अपना पहला जहाज जो बिजली से चलेगा उसका विमोचन किया। तो याद रखिए, इस जहाज का नाम है X-57 मैक्सवेल। X-57 मैक्सवेल नाम का जहाज नासा ने अभी अभी लॉन्च किया है। यह बिजली से चलने वाला जहाज है। नासा का एक मिशन है जिसका नाम है वोयाजर 2 और ये इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गया है। इससे पहले नासा का अंतरिक्ष यान वोयाजर 1 वो इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचा था। ये इंटरस्टेलर स्पेस क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। देखो, ये है हमारा सूरज, ये है सन यानी सूरज। अब आप इसके आगे जाएंगे तो ये सारे हमारे ग्रह हैं, यहाँ तक पूरा ये हमारे प्लैनेट्स आते हैं। ठीक है, मरकरी, फिर ये पूरा आगे प्लैनेट है प्लूटो तक। अब प्लूटो को अब दोबारा ग्रह मान लिया गया है, ये भी आपको पता होगा। पहले हम प्लूटो को ग्रह नहीं मानते थे, लेकिन अब हमने फिर से प्लूटो को ग्रह मान लिया है। अब जब ये ग्रह खत्म होते हैं सारे, जब ये सारे ग्रह खत्म हो जाते हैं तो स्टार्ट होती है जिसको बोलते हैं कुइपर बेल्ट। कुइपर बेल्ट। अब आप कुइपर बेल्ट के भी आगे चले जाइए तो ये वैसे सूरज जो है इसके चारों तरफ एक वातावरण होता है जिसे हम हेलियोस्फीयर कहते हैं, और जहां हेलियोस्फीयर खत्म होता है वहां पे इंटरस्टेलर स्पेस स्टार्ट हो जाती है। देखिए, ब्रह्मांड तो अनंत है, हमें पता भी नहीं ब्रह्मांड कितना बड़ा है, सच बताएं, कहते हैं इनफाइनाइट है। तो जहां पे ये सारे ग्रह खत्म हो जाते हैं, कुइपर बेल्ट खत्म हो जाता है, पूरा हेलियोस्फीयर खत्म हो जाता है, वहां पे स्टार्ट होता है इंटरस्टेलर स्पेस। तो अब जो नासा का, मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं कि वोयाजर 2 कहां पहुंच गया है। ठीक है, तो ये सूरज है, सूरज के चारों तरफ ये ग्रह हैं जो चक्कर लगा रहे हैं, और ये हेलियोस्फीयर खत्म हो रहा है यहाँ पे, और ये हेलियोस्फीयर को भी क्रॉस करके पहले वोयाजर 1 और अब है वोयाजर 2, ये है इंटरस्टेलर स्पेस, यहाँ पे पहुँच गया है। ये बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। तो सिर्फ हमारे इतिहास में दूसरी बार है कि एक मानव के द्वारा बनाई हुई चीज़ वो उस स्पेस में पहुंची है जहाँ पे दो स्टार्स के बीच का स्पेस है। क्योंकि सूरज एक स्टार है, फिर ये प्लेनेट है सारे, और फिर ये कोई दूसरा स्टार होगा, इनके बीच का जो जगह है इसे बोलते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। किसने करके दिखाया ये? वोयाजर 2। नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में। और एक बात याद रखिए, हेलियोस्फीयर बना किसका है? हेलियोस्फीयर एक प्रोटेक्टिव बबल ऑफ पार्टिकल है, और ये सन के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, जो सूरज है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है हेलियोस्फीयर, और ये प्रोटेक्टिव बबल का काम करता है। इसके अलावा इंटरस्टेलर मीडियम किसका बना है? इंटरस्टेलर मीडियम जो है ये हेलियोस्फीयर के बाद का स्थान है, और ये गैस का बना है, डस्ट का बना है, यानी कि धूल, गैस, कॉस्मिक किरणों का बना है। अब एक बात ये याद रखिए कि जो वोयाजर 2 है इसने क्या क्या अचीव करा है अब तक। पहली बात, वोयाजर 2 छोड़ा गया था केप कैनावेरल फ्लोरिडा से। नासा ने वोयाजर 2 को केप कैनावेरल फ्लोरिडा से छोड़ा था। वोयाजर 2 ये पहला प्रोब है जिसने नेपच्यून और यूरेनस को स्टडी किया ड्यूरिंग द प्लेनेटरी फ्लाई बाय। फ्लाई बाय का मतलब क्या होता है? देखो, जब वोयाजर 2 आज कहीं यहाँ पे है, राइट, इंटरस्टेलर स्पेस में, वो यहाँ पहुंचा तो सारे प्लैनेट्स को क्रॉस करके गया होगा। यानी उसने जो सबसे दूर हमारे प्लैनेट हैं, जो सैटर्न, जो यूरेनस और नेपच्यून, उनको भी क्रॉस किया होगा। तो यूरेनस और नेपच्यून को पहली बार स्टडी किया है एक मानव निर्मित चीज ने।
ठीक है, वोयाजर 1 जो गया था उसने भी क्रॉस किया था, पर वो इन प्लैनेट्स को स्टडी नहीं कर पाया था। और ये दूसरा मैन मेड ऑब्जेक्ट है जिसने हमारे प्लैनेट को लीव किया है, यानी पूरे हमारे जो सोलर सिस्टम है उसको लीव किया है। अभी ये धरती से 11 बिलियन माइल्स दूर पहुंच चुका है, राइट। धरती से 11 बिलियन मील की दूरी पे है। तो वोयाजर 2 जो है इसने 4 प्लैनेट्स को स्टडी करा है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, जो लास्ट के 4 हैं, और 16 मून्स की खोज भी इसने करी है। 16 मून्स की खोज भी इसने करी है। इसके अलावा नेपच्यून का एक ग्रेट डार्क स्पॉट है, उसको भी इसने स्टडी करा है। यूरोपा का आइस शेल भी इसने स्टडी करा है, और जितने भी प्लैनेट हैं उनके चारों तरफ जो रिंग होता है वो भी इसने स्टडी करे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा स्टडी वोयाजर 2 ने करी है। आईआईटी मद्रास की बात करते हैं। इसने भारत का पहला स्टैंडिंग व्हील चेयर बनाया है जिसका नाम है अराइज। मैं इस वीडियो में आईआईटी वाली जो खोज है वो कवर नहीं करूंगा, क्योंकि आईआईटीज़ की खोज के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बना दिया था, उसमें बहुत डिटेल में कवर किया है, तो बेकार में रेपिटेशन होता। तो आईआईटी वाला वीडियो आप अलग से देख सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें आईआईटी ने डिस्कवर करी हैं वो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती हैं, पर वो मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा। उसके लिए आप आईआईटी वाला वीडियो देख सकते हैं। तो आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्टैंडिंग व्हील चेयर बनाया है जिसका नाम है अराइज। अभी अभी रेड एटलस एक्शन प्लान मैप ये लॉन्च किया गया फ्लड मिटिगेशन, यानी बाढ़ प्रबंधन के लिए। अगर बाढ़ आ जाए, और हमने देखा था तमिलनाडु में ऑलमोस्ट हर साल बाढ़ आती है, क्योंकि वहाँ पे रिट्रीटिंग मानसून की वजह से वो बाढ़ आती है। रिट्रीटिंग मानसून, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून भी बोलते हैं, उसकी वजह से। एक तो होता है साउथ वेस्ट मानसून और एक होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून को हम रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं। वो चेन्नई में बाढ़ लेकर आता है। तो इसीलिए बाढ़ से निपटने के लिए हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने रेड एटलस एक्शन प्लान मैप लॉन्च करी है। ये एक एटलस है, और साथ ही साथ कोस्टल फ्लड वार्निंग सिस्टम मोबाइल ऐप भी लॉन्च करी है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CF लॉज। चेन्नई में लॉन्च की गई। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पहले जानते हैं रेड एटलस एक्शन प्लान मैप के बारे में। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने बनाया है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने बनाया है ये मैप, और ये तमिलनाडु की मदद करेगा बाढ़ से निपटने में। तो ये एटलस कैसे मदद करेगा, इसमें पूरी स्टडी की गई है पिछले 15-20 सालों की, कि किस तरह से बाढ़ आती है, उसकी पूरी मैनेजमेंट कैसे हो, ऑपरेशंस कैसे हो, और वो सारी स्टडी इस एटलस के अंदर मिलेगी। कि अगर कोई मान लो बाढ़ आ भी जाए तो एक मैनुअल का काम करेगी। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है कि अगर बाढ़ आ जाए तो हमें चेन्नई को खाली कैसे करवाना है, इवैक्यूएट कैसे करवाना है, बाढ़ से किस किस तरह की फसल बर्बाद हो सकती है। ठीक है, तो पूरे हिस्टोरिकल डेटा सेट का एनालिसिस इसमें किया गया है। और जो मोबाइल ऐप है वो क्या काम करेगी, CF लॉज जिसे बोलते हैं कोस्टल फ्लड वार्निंग सिस्टम। कोस्टल फ्लड वार्निंग सिस्टम कम से कम आपको 10 दिन पहले ही बता देगी कि बाढ़ आने वाली है। ठीक है, और इसको लॉन्च किया है NIOT ने। NIOT चेन्नई ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी जो है चेन्नई, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और ये भारत का पहला इंटीग्रेटेड कोस्टल फ्लड वार्निंग सिस्टम है। ये GIS बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, और ये 10 दिन पहले ही बता देगा कि बाढ़ आने वाली है। इसको लगाया कहाँ गया है, इस सिस्टम को बनाया है NIOT ने, और लगाया गया है नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च चेन्नई में। अब चंद्रयान 2 ने अभी अभी एक गैस की खोज करी है चंद्रमा के जो एग्जोस्फीयर है वहाँ पे, जिसको बोलते हैं आर्गन 40। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आर्गन 40 जो गैस है वो एक नोबल गैस है, पहली बात। तो आर्गन गैस को हम एक नोबल गैस बोलते हैं क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती, और इसका एक आइसोटोप है आर्गन 40। तो आर्गन 40 लूनर एग्जोस्फीयर में है। ये बनता कहाँ से है, जो चांद है, चांद का जो नीचे का सरफेस है वहाँ पे पोटेशियम 40 पाया जाता है, और पोटेशियम 40 रेडियो एक्टिव होता है, तो ये टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट कर जाता है, और उसकी वजह से पोटेशियम 40 बनाता है आर्गन 40 गैस। ठीक है, और चंद्रयान 2 का जो लैंडर है उसका नाम है विक्रम, और चंद्रयान 2 का जो रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान। अब ये गैस जो रिलीज होती है जब चंद्रमा पे भूकंप आता है, जिसे बोलते हैं मून क्वेक। ठीक है, जैसे भूकंप धरती पे बोलते हैं, वैसे ही जब कंपन होती है चंद्रमा पे, जिन्हें मून क्वेक बोलते हैं, जैसे अर्थ क्वेक होते हैं वैसे ही मून क्वेक होते हैं, तो पोटेशियम 40 कन्वर्ट हो जाता है आर्गन 40 में। IIIT हैदराबाद के जो वैज्ञानिक हैं, ये IIT हैदराबाद नहीं है, ये IIIT हैदराबाद है।
तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने सबसे पहला इंडियन ब्रेन एटलस जो है वो उसकी खोज करी है, इंडियन ब्रेन एटलस बनाया है। ये इसने क्या बताया? इसने ये बताया भारत में जो लोगों का दिमाग है, ब्रेन, उसका जो साइज़ है वो छोटा है अगर आप उसे कंपेयर करें कॉकेशियन या ईस्टर्न रेसेस से, यानी जो यूरोप के लोग हैं, अमेरिका के लोग हैं या जो चाइना के लोग हैं, उनसे हमारा जो ब्रेन साइज़ है वो छोटा है, हाइट में भी, विड्थ में भी और वॉल्यूम में भी। तो इसका क्या इफेक्ट होगा, इससे हमारी हेल्प कैसे होगी? देखिए, बहुत सारे दिमागी रोग होते हैं जैसे डिमेंटिया यानी कि यादाश्त कम हो जाना, पार्किंसन का रोग, अल्जाइमर का रोग, तो और भी जो न्यूरोलॉजिकल रोग हैं उनके ट्रीटमेंट में ये हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि एक बार हमें ये पता है कि ब्रेन जो है उसका जो साइज़ क्या है, उसमें ट्रीटमेंट जो है क्या वो सेम होगी अमेरिका के कंपैरिजन में, दवाई की मात्रा हमें कितनी देनी है, तो बहुत सारी चीज़ों में हमारी वो हेल्प करेगा। नासा का एक मिशन है जिसका नाम है पंच मिशन। नासा का पंच मिशन 2022 में होगा। इसके लिए एक भारत के वैज्ञानिक है जिनको चुन लिया गया है, इनका नाम है दीपांकर बनर्जी। तो दीपांकर बनर्जी नासा के पंच मिशन में को इन्वेस्टिगेटर होंगे। पंच की फुल फॉर्म है पोलैरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। ठीक है, कोरोना होता है जो सूरज का एटमॉस्फेयर होता है, सूरज का पार्ट होता है कोरोना, और हेलियोस्फीयर आप जानते हैं सूरज के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसे बोलते हैं हेलियोस्फीयर। तो इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस मिशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो सूरज के कोरोना से पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो इंटरप्लेनरी स्पेस को भरते हैं, जिसे हम हेलियोस्फीयर कहते हैं, इंटरप्लेनेटरी स्पेस। तो उसको स्टडी करना, सूरज को स्टडी करना, सूरज के कोरोना का स्टडी करना और हेलियोस्फीयर को स्टडी करना, ये है नासा का पंच मिशन। इसमें दीपांकर बनर्जी होंगे को इन्वेस्टिगेटर। इसके अलावा नासा ने अपना एक क्लिपर मिशन किया था, यूरोपा क्लिपर मिशन। तो जुपिटर का जो मून है यूरोपा, वहां पे किया था ये खोजने के लिए कि क्या वहां पे कोई लाइफ है या नहीं है। तो यूरोपा क्लिपर मिशन जो है वो कंफर्म कर दिया है नासा ने, और जुपिटर का सबसे छोटा मून है यूरोपा और सबसे बड़ा मून है गैनीमेड। तो ये क्या करेगा, ये यूरोपा पे जाएगा और वहां पे ये सैंपल लेकर आएगा। उन सैंपल की हम स्टडी करेंगे और उनसे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या जुपिटर पे जीवन है या नहीं है। इसके अलावा नासा ने अभी अभी एक चट्टान मार्स यानी मंगल ग्रह के ऊपर खोजी है। इस चट्टान का नाम रख दिया है एक म्यूजिक बैंड जिसका नाम है रोलिंग स्टोन्स, उसके नाम पे। तो याद रखिए, मार्शियन रॉक यानी मार्स की जो रॉक है उसका नाम अब रख दिया है रोलिंग स्टोन्स रॉक। नासा के कुछ और मिशन भी आपको याद रखने हैं। जैसे मंगल ग्रह पे जो नासा का मिशन है वो दो मिशन है मार्स के लिए। एक तो है मिशन पाथफाइंडर, ठीक है, मिशन पाथफाइंडर ये भी मार्स के लिए है, और एक है नासा का इनसाइट लैंडर, ये भी मार्स के लिए। ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम में, पाथफाइंडर भी और इनसाइट लैंडर भी। नासा के मंगल ग्रह पे दो मिशन है, पाथफाइंडर और इनसाइट लैंडर। चंद्रमा पे नासा अपना मिशन करेगा 2024 में, ये है आर्टेमिस मिशन, और इसमें महिला भी जाएगी चांद के ऊपर। तो याद रखिए, नासा जो है वो वुमेन को भी भेजेगा चांद पे आर्टेमिस मिशन के तहत। इसके अलावा मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल एवोल्यूशन, ये नासा का एक अंतरिक्ष यान है जिसका नाम है मेवन। ये नासा ने बनाया है और ये मंगल ग्रह पे जाके मंगल ग्रह के वातावरण की स्टडी करेगा। ठीक है, तो मंगल ग्रह के कितने मिशन हो गए? एक तो पाथफाइंडर है, एक है इनसाइट लैंडर और एक मेवन। मेवन उस अंतरिक्ष यान का नाम है जो मंगल ग्रह पे जाएगा और प्लेनेट के, मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा। नासा के चीफ हैं जिम ब्रिंडनस्टाइन, और जिम ब्रिंडनस्टाइन ने ही अभी अभी ये डिक्लेयर किया है कि प्लूटो एक प्लेनेट है। यानी हमारे कितने प्लेनेट हो गए हैं अब? 9। नासा ने एक सैटेलाइट लॉन्च करी है जो उस जगह को स्टडी करेगी जहां पे एयर स्पेस से मिलता है। देखिए, जब आप धरती से शुरू होते हैं तो सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फियर, फिर आता है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में विमान उड़ते हैं, यानी कि जो प्लेन है वो कहाँ पे उड़ते हैं? स्ट्रेटोस्फियर पे उड़ते हैं। लगभग 40,000 फीट की हाइट पे उड़ते हैं प्लेन, स्ट्रेटोस्फियर। और यहीं पे ओजोन लेयर होता है स्ट्रेटोस्फियर के अंदर। स्ट्रेटोस्फियर के बाद आता है मीजोस्फियर, और मीजोस्फियर के बाद आता है फिर आयोनोस्फियर, थर्मोस्फियर। और जब आप इनको क्रॉस कर जाएंगे, यानी यहाँ कहीं पे हमारा वातावरण खत्म हो जाता है, उसके बाद अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है, राइट, स्पेस स्टार्ट हो जाता है। तो जहाँ पे अर्थ का एटमॉस्फेयर खत्म होता है और अंतरिक्ष स्टार्ट होता है, ये जो एरिया है ये बड़ा मिस्टीरियस है। आज तक साइंटिस्ट पता नहीं कर पाए कि इसको हम कैसे स्टडी करें। तो अब नासा कोशिश कर रहा है इस एरिया को स्टडी करने की, और इसके लिए नासा अपना एक सैटेलाइट भेज रहा है।
इस सैटेलाइट का नाम है आइकॉन। तो नासा का आइकॉन मिशन क्या है? आइकॉन मिशन उस जगह को स्टडी करेगा जहां पे एयर स्पेस से मिलती है। हमारा वातावरण खत्म होता है और स्पेस स्टार्ट हो जाता है। और आइकॉन की फुल फॉर्म क्या है? आइकॉन की फुल फॉर्म है आयोनोस्फीयर कनेक्शन एक्सप्लोरर। आइकॉन की फुल फॉर्म है आयोनोस्फीयर कनेक्शन एक्सप्लोरर। और जो रॉकेट लेके उड़ेगा वो रॉकेट का नाम है पेगासस XL रॉकेट। नासा का वो रॉकेट जो आइकॉन सैटेलाइट को लेके उड़ेगा उसका नाम है पेगासस XL रॉकेट। तो ये मिशन स्टडी करेगा आयोनोस्फीयर जो है हमारे एटमॉस्फेयर का आखिरी लेयर है, ये जहां मिलता है। और ये कम से कम हम 100 किलोमीटर ऊपर की बात कर रहे हैं। लगभग 100 किलोमीटर तक हमारा एटमॉस्फेयर है, उसके बाद हमारा एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बड़े क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे पहले ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर और उसके बाद ये थर्मोस्फियर जिसका एक पार्ट है आयोनोस्फियर। तो आयोनोस्फियर is the charged part of the upper atmosphere extending several hundred kilometers up. It is in constant flux as space weather bombards it from above and earth weather from below, sometimes disrupting radio communication. आयोनोस्फियर जो है ये यहाँ पे आयन्स होते हैं जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, और आयोनोस्फियर की वजह से ही हमारा रेडियो ट्रांसमिशन वगैरह संभव हो पाता है। ठीक है। और आयोनोस्फियर के ऊपर जो हमारा स्पेस है वहाँ से बम्बार्डमेंट होती है, जो स्पेस वेदर है उसका, और नीचे से धरती का जो वेदर है उसकी बम्बार्डमेंट होती है। तो इसलिए आयोनोस्फेयर को स्टडी करना इतना इंपॉर्टेंट है। अब नासा जो है उसकी 2 फीमेल जो एस्ट्रोनॉट है, यानी फीमेल अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो एक्चुअल में अंतरिक्ष में जाते हैं उन्हें बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। तो उन्होंने इतिहास रच दिया। उन्होंने पहला ऑल वुमेन स्पेस वॉक किया। पहले कई महिलाएं हैं जिन्होंने स्पेस वॉक किया हुआ है। स्पेस वॉक का मतलब ये होता है जब आप अपने अंतरिक्ष यान का कंफर्ट छोड़ के बाहर आते हैं और स्पेस के अंदर वॉक करते हैं, उसको बोलते हैं स्पेस वॉक। और स्पेस वॉक को एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी बोला जाता है, EVA। ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं EVA क्या होता है। EVA मतलब एक्स्ट्रा व्हीकुलर। एक्स्ट्रा व्हीकुलर मतलब जब आप अपने यान के बाहर आ जाते हैं, तो एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी बोलते हैं इसे स्पेस वॉक। पहली बार 2 महिलाओं ने एक साथ स्पेस वॉक किया, क्रिस्टीना कोच और जेसिका मेयर। क्रिस्टीना कोच तो पहले भी कर चुकी हैं स्पेस वॉक, इनफैक्ट ये उनका चौथा स्पेस वॉक था। लेकिन जेसिका मेयर का ये पहला स्पेस वॉक था, ये आपको याद रखना है। क्रिस्टीना कोच का ये चौथा स्पेस वॉक था और जेसिका मेयर का ये पहला स्पेस वॉक था। ये स्पेस वॉक इन्होंने 18 अक्टूबर को किया था, और ये पहली बार है कि सिर्फ महिलाओं ने स्पेस वॉक किया है। ठीक है। एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी से कहा जाता है। और ये बाहर गई क्यों थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये बाहर क्यों गई अपने अंतरिक्ष यान को छोड़ के? ये इसलिए गई थी क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक बैटरी चार्जर है वो खराब हो गया था, तो उसको रिपेयर करने के लिए इन्हें बाहर जाना पड़ा। अब हम बात करते हैं ओजोन होल की। देखो, आप जानते हैं ओजोन होल को कम करने के लिए, ओजोन होल एक वक्त बहुत बड़ा हो गया था, राइट? तो ओजोन होल को कम करने के लिए सारे कंट्री मिले, उन्होंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये था कि हमें उन गैसेस को, खास तौर पे एरोसोल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन या जो भी ऐसी चीज़ें जो ओजोन होल में छेद करती हैं, हमें उनको कम करना है, जिससे ओजोन में छेद बढ़े ना। क्योंकि ओजोन होल क्या करता है, अल्ट्रावायलेट सी किरणों को फिल्टर करता है। अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं ABC 3 तरह की होती हैं, खास तौर पे जो C वाली हैं और B वाली हैं वो नुकसानदायक होती हैं, तो ये उनको फिल्टर कर देता है और ये स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। तो ओजोन होल हमारा कितना था? 2006 में जो था ये 10.3 मिलियन स्क्वायर माइल का था। आज की तारीख में ये 1/3 हो गया है, घट के सिर्फ 3.6 मिलियन स्क्वायर माइल का रह गया है। सिर्फ 1/3 हो गया है। तो ये सबसे छोटा है आज तक के इतिहास में, याद रखिए। और ओजोन होल हर साल जो है वो सितंबर और अक्टूबर में बढ़ जाता है अपने आप, और दिसंबर में कम हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। सितंबर और अक्टूबर में ओजोन होल सबसे ज़्यादा होता है और दिसंबर में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ओजोन होल को जो हम नापते हैं वो डॉप्सन यूनिट्स में नापते हैं, डॉप्सन यूनिट्स। नासा जो है, आप जानते हैं जहाँ पे हमारे सारे प्लेनेट ख़त्म हो जाते हैं, यानी प्लूटो। तो पहले तो नेपच्यून बोलते थे, नेपच्यून आखिरी होता था, अब तो प्लूटो आखिरी हो गया है। तो उसके परे जो भी चीज़ है उसे हम बोलते हैं कुइपर बेल्ट, कुइपर बेल्ट। अब नासा ने जो सबसे दूर चीज़ आज तक जो देखी गई थी, राइट, उसको पहले बोलते थे अल्टीमा थूल, अल्टीमा थूल। अब उसका नाम पलट के कर दिया है अरोकोथ, अरोकोथ।
अरोक्कॉथ, ये ऑफिशियल नाम है, याद रखिए। तो धरती से 6600, धरती से देखिए 6 बिलियन होता है 600 करोड़, राइट। तो 6.6 बिलियन कितना हो गया, 660 करोड़। तो 660 करोड़ किलोमीटर धरती से दूर कुइपर बेल्ट यानी कि नेपच्यून के परे, राइट, एक चट्टान धीरे धीरे चल रही है हमारे अंतरिक्ष में। ये जो चट्टान है ये धीरे धीरे सूरज के चक्कर लगा रही है। ये चट्टान देखी नासा ने, ये चट्टान आपको दिख रही है यहाँ पे, ये देखो, इसके 2 लोब हैं। जैसे आप जिम में डंबल उठाते हो तो डंबल की शेप कैसी होती है, ऐसी होती है डंबल की शेप, वैसी ही शेप है इसकी। 2 चट्टानें हैं आपस में जुड़ी हुई। ये नासा ने देख ली फोटो इसकी। नासा ने अपने रिसर्च में पाया कि ये जो पत्थर है एक, ये 21 किलोमीटर का है। ये कोई छोटा पत्थर नहीं है। हाँ, अंतरिक्ष इतना बड़ा है कि ये पत्थर छोटे लगते हैं, पर ये एक पत्थर 21 किलोमीटर का है और छोटे वाला जो है वो 15 किलोमीटर का है। तो ये इतनी बड़ी चट्टान है। पर फोटो जब खींचा, ये एक्चुअल फोटो है, नासा की वेबसाइट से लिया है मैंने। ये धरती से कितनी दूर है, ये धरती से 660 करोड़ किलोमीटर दूर है, यानी 6.6 बिलियन किलोमीटर दूर, राइट। इसका नाम क्या रखा था, इसका नाम रखा था 2014 MU69। तो इसको पहले अल्टीमा थूल बोलते थे, अब इसका नाम चेंज करके कर दिया है अरोक्कॉथ। अरोक्कॉथ, यहां पे आप देख सकते हैं ये सूरज है, ये हम चक्कर लगा रहे हैं सारे प्लैनेट्स, और ये आप बिल्कुल बाहर निकल जाइए। अब ये हमारे प्लैनेट से बाहर निकल जाइए, ये है कुइपर बेल्ट। ये चारों तरफ देख रहे हैं, ये कुइपर बेल्ट है, यानी प्लूटो के भी परे, नेपच्यून के भी परे ये जो एरिया है वो है कुइपर बेल्ट। और कुइपर बेल्ट में ये जो है जगह, ये MU69 ये खोजी गई है, इसको नाम दिया गया अरोक्कॉथ। अब यहां पे कहीं खत्म हो जाएगा हेलियोस्फीयर, यहां पे कहीं खत्म हो जाएगा हेलियोस्फीयर, राइट। और इसके परे पहुंच गया वोयाजर 2, और इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टेलर मीडियम। भारत में जो कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये हमने रशिया की मदद से बनाया था तमिलनाडु में। इस पे मालवेयर हमला हुआ है, मालवेयर हमला हुआ है। ये बहुत डेंजरस है कि भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट पे एक जो एटॉमिक शक्ति रखता है उस पे मालवेयर हमला हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर मालवेयर हमला हो गया, एक तो हमारे सारे सीक्रेट पता चल जाएंगे, राइट। दूसरा, इस प्लांट में एक्सप्लोजन की जा सकती है, एक शरारत की जा सकती है किसी के द्वारा। इस मालवेयर का नाम है डी ट्रैक, और इसको बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने यह हरकत की है, उत्तरी कोरिया ने। डी ट्रैक नाम है इसका। हमारा एक तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसको भी 50 साल पूरे हो गए हैं। अब बात करते हैं एक और चीज जो वैज्ञानिकों ने खोजी है, कॉस्मिक येटी। इससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। देखिए, साइंटिस्ट ने, और ये एक्सीडेंटली खोजी है, याद रखिए, जब साइंटिस्ट किसी चीज को एक्सीडेंटली खोजते हैं तो उसे बोलते हैं सरंडीपिटी। सरंडीपिटी मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आप तुक्के से खोज लें, उसे बोलते हैं सेरेंडिपिटी। तो कॉस्मिक येटी क्या है? वैज्ञानिकों ने अभी अभी एक बहुत ही बड़ी गैलेक्सी खोजी है। देखिए, हमारी जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसको बोलते हैं मिल्की वे, इसे हम आकाश गंगा भी बोलते हैं। और इसमें करोड़ों तारे हैं, पता भी नहीं कितने तारे हैं, और उसका एक तारा है सूरज। आप सोचिए ब्रह्मांड कितना बड़ा है। हम कहाँ रहते हैं? हम तो धरती पे रहते हैं। धरती तो कुछ भी नहीं है। पूरे सोलर सिस्टम का, पूरा सौर मंडल का 99.9% वेट सूरज का है। तो आप सोचिए सूरज धरती से कितना बड़ा है, अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन सूरज तो एक तारा है, और ऐसे करोड़ों तारे हैं, और करोड़ों तारे मिलकर बनाते हैं मिल्की वे, और ऐसे करोड़ों मिल्की वे है, समझ गए? तो अब एक गैलेक्सी खोजी है, यानी एक नया आकाश गंगा खोजा गया है जिसमें अरबों खरबों तारे हैं, पता भी नहीं कितने तारे हैं। इसका नाम रखा है वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक येटी। ये आज से पहले कभी नहीं देखा गया, कॉस्मिक येटी। और इसको किसने खोजा? इसको खोजा अटाकामा लार्ज मिलीमीटर अरे यानी आल्मा ने खोजा। और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये धरती से 12.5 बिलियन ईयर्स दूर है, प्रकाश वर्ष। यानी एक जो लाइट होती है, जो प्रकाश होता है, वो एक साल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं लाइट ईयर। अब ये धरती से कितना दूर है आप इमेजिन करिए, 12.5 बिलियन ईयर। 1 बिलियन होता है 100 करोड़, तो 12.5 बिलियन कितना हो गया?
1250 करोड़। 1250 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है धरती से। इनफाइनाइट है अंतरिक्ष के कॉस्मिकिटी, 12.5 बिलियन ईयर्स। 1250 करोड़ वर्ष नहीं, 1250 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। तो ये था कॉस्मिकिटी। फिर चाइना ने क्या करा है, अभी अभी सूडान का पहला सैटेलाइट लॉन्च करा है। इसका नाम है सूडान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वो होता है जो अंतरिक्ष में जाके धरती की फोटो खींचता है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बोलते हैं इसे। तो इसका नाम है SRSS-1। 3 नवंबर 2019 को छोड़ा है ये शंक्षी प्रोविंस नॉर्थ चाइना से। और ये सैटेलाइट को लेके जो रॉकेट उड़ा वो है चाइना का लॉन्ग मार्च रॉकेट। चाइना का एक और रॉकेट आपको याद रखना है, लॉन्ग मार्च कई सारे हैं, 1 2 3 4 4A 4B वगैरह, बस लॉन्ग मार्च याद रखिए, उसकी वैरायटी याद नहीं रखनी। तो लॉन्ग मार्च चाइना का रॉकेट है। एक और रॉकेट है चाइना का जिसको बोलते हैं क्वाईजाऊ, क्वाईजाऊ रॉकेट। और एक और है मिशन चाइना का चैंग-ई 4। क्या चाइना कोई मिशन कर रहा है चंद्रमा के ऊपर? नासा कर रहा है आर्टेमिस मिशन, भारत चंद्रयान द्वितीय और अब चंद्रयान तृतीय कर रहा है। चाइना का जो मून पे मिशन है उसका नाम है चैंग-ई 4। इससे पहले चाइना ने करा था मिशन, वो फेल हो गया था। उसमें चाइना का Yutu-2 नाम का अंतरिक्ष यान गया था और वो फेल हो गया था। जिस तरह चंद्रयान 2 फेल हो गया वैसे ही चाइना का Yutu-2 फेल हो गया था। और अब चाइना नया मिशन कर रहा है मून पे, चैंग-ई 4। चाइना की सैटेलाइट्स बहुत पूछते हैं एग्जाम में, गाओफैन और बीडू। ये चाइना की सबसे फेमस सैटेलाइट है, गाओफैन और बीडू। और रॉकेट कौन से हैं? लॉन्ग मार्च और क्वाईजाऊ। नेपाल ने अपनी सबसे पहली सैटेलाइट छोड़ी है, नेपाली सैट-1। कहां से छोड़ी है? वर्जीनिया, अमेरिका से। इसके अलावा श्रीलंका ने अपनी पहली सैटेलाइट छोड़ी है, रावण-1। रावण-1 का एक नाम बर्ड LKAB है। ये लो ऑर्बिट क्यूब रिसर्च सैटेलाइट है श्रीलंका की, इसको अमेरिका से छोड़ा गया। तो नेपाल और श्रीलंका दोनों की सैटेलाइट अमेरिका से लॉन्च हुई। अब बात करते हैं जापान की। जापान का हायाबुसा मिशन क्या है? देखो, पहले जापान ने करा था हायाबुसा-1, अब करा है हायाबुसा-2। हायाबुसा का मतलब क्या होता है जापान में? हायाबुसा का मतलब होता है फैल्कन, यानी बाज। जो बाज पक्षी होता है उसको फैल्कन, उसको जापानी भाषा में बोलते हैं हायाबुसा। तो ये क्या है ये मिशन? ये मिशन ये है कि जापान की जो स्पेस एजेंसी है जिसे बोलते हैं JAXA, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, JAXA, उसने ये मिशन किया। ये मिशन क्या है? ये मिशन धरती से 300 मिलियन किलोमीटर यानी धरती से 30 करोड़ किलोमीटर दूर एक छोटा सा ग्रह है जिसे बोलते हैं एस्टेरॉयड। जो क्षुद्र ग्रह, छोटा ग्रह, यानी इतना बड़ा भी नहीं है कि हम उसे ग्रह बोल दें, पर इतना छोटा भी नहीं है कि हम उसे पत्थर बोल दें, चट्टान बोल दें। तो हमने उसे क्या नाम दिया? एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड, ऑयड मतलब होता है जैसा, एस्टर मतलब होता है स्टार, तारे जैसा एस्टेरॉयड, शुद्ध ग्रह, छोटा ग्रह। तो एक एस्टेरॉयड है धरती से कितनी दूर? 30 करोड़ यानी 300 मिलियन किलोमीटर दूर है धरती से। क्या नाम है इसका? इसका नाम है ryugu। तो जापान ने भेजा हायाबुसा-2 को कि आप जाओ और ryugu-2 से सैंपल लेके आओ। तो ये गया, ये पहुंच भी गया ryugu पे, और इसने वहां से जो मिट्टी मिली या जो वातावरण में नमूने मिले वो उठा लिए और अभी धरती पे वापस आ रहा है, और धरती पे पहुंचेगा वापस 2020 में। और ryugu से जो भी लेके आएगा फिर हम उसको स्टडी करेंगे और देखेंगे ryugu पे क्या है, किस तरह की मिट्टी है वहां पे, किस तरह की चट्टानें हैं वहां पे। जो जो सैंपल लेके आएगा हम उसको स्टडी करेंगे। इसके अलावा जापान से एक क्वेश्चन और पूछेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। जापान ने दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट स्पेसशिप लॉन्च करा है जिसका नाम है काउनुटोरी-8। काउनुटोरी-8 क्या करेगा? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएगा और वहां पे जो भी जरूरत की चीजें होंगी वो वहां पे जो बैठे हैं वैज्ञानिक उन्हें पहुंचाएगा। ट्रांसपोर्ट अंतरिक्ष यान है ये, ट्रांसपोर्ट के लिए, सामान ले जाने के लिए। इसका नाम है काउनुटोरी-8 और इसको जो रॉकेट लेके उड़ा उस रॉकेट का नाम है H-2B रॉकेट। इसके अलावा अब बात करते हैं गूगल मैप्स। गूगल मैप पे इंडिया फर्स्ट फीचर आ गए हैं। इंडिया फर्स्ट मतलब अभी सिर्फ इंडिया में लॉन्च हुए हैं, सबसे पहले इंडिया के लिए एक्सक्लूसिव है, बाद में दूसरे में लॉन्च हो सकते हैं। तो कौन कौन से फीचर लॉन्च करें गूगल ने? एक तो गूगल मैप पे अब आप ये देख सकते हो कि जो बस है वो कहीं से जाने में कितना टाइम ले रही है और ट्रेन कितना टाइम ले रही है, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना आपके लिए आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जगह ए पे हो और जगह बी आपको जाना है,
तो ये आपको बता देगा ये ए से बी जाने में आपको बस कौन सी यूज होगी, ट्रेन कौन सी यूज होगी, और आप सबसे जल्दी कैसे पहुंच सकते हैं। आप पहले फॉर एग्जांपल यहाँ बीच तक बस ले लें, फिर आप यहाँ से यहाँ तक ट्रेन ले लें, फिर यहाँ से यहाँ तक कैब ले लें। तो ये सब चीज़ें बताएगा, यानी लाइव ट्रेन स्टेटस, लाइव बस जानकारी मिलेगी गूगल मैप पे अब आपको। तो ये इंडिया फर्स्ट फीचर है जो लॉन्च करे हैं। इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने में आसानी होगी। इतना ही नहीं, ये ऑटो रिक्शा का सजेशन भी आपको देगा कि क्या आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जल्दी ऑटो रिक्शा से पहुंच सकते हैं, बस से पहुंच सकते हैं, ट्रेन से पहुंच सकते हैं या कैब से पहुंच सकते हैं। एक आपको बता दूं, जून 2019 में गूगल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर लॉन्च किया था, स्टे सेफर। यह किया था टैक्सी के लिए और ऑटो रिक्शा के लिए। वो क्या है, मान लो आप अपने घर से बैठे पॉइंट ए और आपको जाना है पॉइंट बी। अब आपने ले लिया टैक्सी, मान लो आपने ओला ले लिया। अब ओला का जो ड्राइवर है उसे पता नहीं है रास्ता, तो वो ऑफ कोर्स गूगल मैप का इस्तेमाल करेगा। गूगल मैप जीपीएस एनेबल्ड होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पे चलता है। तो गूगल मैप लगा लिया। अब गूगल मैप में अगर वो रास्ता, ध्यान से सुनिए, अगर वो रास्ता आधा किलोमीटर से ज्यादा भटकेगा तो अलार्म बज जाएगा कि आप रास्ता भटक रहे हैं, आप रास्ता भटक रहे हैं। जो रास्ता, मान लो ये पॉइंट ए है और ये है पॉइंट बी, तो रास्ता है ये ऐसे। अब टैक्सी कहीं यहां पे है इस वक्त, तो अगर ये रास्ता है निर्धारित गूगल के द्वारा और अगर आधा किलोमीटर इधर या आधा किलोमीटर उधर से ज्यादा निर्धारित रास्ते से टैक्सी या ऑटो भटक जाता है तो अलार्म बज जाएगा। तो ये दोनों के लिए अच्छा है। ये टैक्सी वाले को भी बता देगा कि रास्ता भटक रहे हो, और आपकी सुरक्षा के लिए भी अच्छा है। आपको पता चल जाएगा ये टैक्सी सही नहीं जा रही, जो रास्ता है उससे भटक रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं आप किडनैप हो रहे हैं। तो इसका नाम है स्टे सेफर। अब बात करते हैं फेसबुक की। फेसबुक अपनी क्रिप्टो करेंसी लेके आ रहा है, इसका नाम है लिब्रा। अब इसको मैनेज करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो याद रखिए, लिब्रा को मैनेज करने के लिए जो प्रबंधन टूल होगा, मैनेजमेंट टूल, उसका नाम है कैलिब्रा। ठीक है, मैनेजमेंट टूल है कैलिब्रा और क्रिप्टो करेंसी है लिब्रा। भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा 2030 तक, यह कहा है इसरो ने। भारत क्या करेगा, अपना खुद का स्पेस स्टेशन। हमारे पास अपना स्पेस स्टेशन नहीं है, हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ही यूज करते हैं, और वो भी हमारा नहीं है। वो जिन कंट्रीज ने मिलकर बनाया है वो भी हमारा नहीं है। तो भारत क्या करेगा, अपना खुद का स्पेस स्टेशन करेगा 2030 तक। और हमारा जो अंतरिक्ष में मिशन होगा उसका नाम है गगनयान। वो कब तक होगा, वो होगा 2022 अगस्त तक। तो हमारा टारगेट ये है कि अगस्त 2022 तक अंतरिक्ष में किसी को भेज दो और 2030 तक एक स्थायी स्टेशन बना दो जहां पे हमारे वैज्ञानिक हमेशा रहे अंतरिक्ष में। तो जो स्पेस स्टेशन बनेगा उसका वजन होगा लगभग 20 टन, और यहां पे जो वैज्ञानिक हैं आराम से 15-20 दिन रह सकेंगे जाके। जैसे अभी विभिन्न देशों के वैज्ञानिक जाते रहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, हमारे भी जाया करेंगे और हमारे खुद के स्पेस स्टेशन में जाएंगे। हम इसे रखेंगे कहां, हम इसे धरती से 400 किलोमीटर दूर एक ऑर्बिट में रखेंगे, 400 किलोमीटर। और 2022 में हम अपना मिशन करेंगे गगनयान, और 2030 तक हमारा खुद का स्पेस स्टेशन होगा। यह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसको सब यूज करते हैं अभी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बोलते हैं इसे। यहां पे सारी जो वैज्ञानिक है वो यहीं पे जाते हैं। ये जो स्पेस वॉक करने गए थे, कहां गए थे, आईएसएस पे ही तो गए थे। अब आईएसएस में कोई बैटरी खराब हो गई तो ये बाहर आके इन्होंने बैटरी ठीक करने के लिए बाहर निकल गए थे। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो अभी कितने कंट्री हैं जिनके पास अपना खुद का स्पेस स्टेशन है? अमेरिका के पास है, रशिया के पास है और चाइना के पास है। तो भारत चौथा कंट्री बनेगा जिसके पास अपना खुद का स्पेस स्टेशन होगा। और अभी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये किसका है, ये है इन कंट्रीज का। नासा, रशिया यानी रशिया की स्पेस एजेंसी रोस्कोस्मोस, नासा जो अमेरिका की है, जापान की जाक्सा, कनाडा की सीएसए और यूरोप की ईएसए, यानी 5 कंट्रीज ने मिलकर ओन किया हुआ है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किस किस का है, कनाडा का है, अमेरिका का है, रशिया का है, जापान का है, राइट, और यूरोप का है। और यहां पे आपको एक प्रोजेक्ट और बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बर्ड्स प्रोजेक्ट। क्या है ये बर्ड्स प्रोजेक्ट? देखो, 3 कंट्री हैं जिनका बर्ड्स प्रोजेक्ट है। एक तो है श्रीलंका, एक है नेपाल और एक है जापान। अब नेपाल और श्रीलंका उठने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए तो श्रीलंका ने रावण 1 और नेपाल ने नेपाली सेट 1 भेजा है। पर इनको गाइड कौन कर रहा है? इनको गाइड कर रहा है शक्तिशाली जापान। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है बर्ड्स 3 प्रोजेक्ट।
बर्ड्स 3 प्रोजेक्ट क्या है? जो नॉन स्पेस फेयरिंग कंट्री है, यानी वो कंट्री जो अब तक अंतरिक्ष में कभी नहीं गए, जैसे नेपाल और श्रीलंका, उनको सपोर्ट किसका मिलेगा? जापान का। तो 3 कंट्रीज हैं बर्ड्स 3 प्रोजेक्ट में, श्रीलंका, नेपाल और जापान। और इसको लीड कौन कर रहा है प्रोजेक्ट को? जापान का क्यूशू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्यूशू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके अलावा आई कैन ये ग्लोबल इंटरनेट बॉडी है, इसने नेस्कॉम के साथ मिलके एमओयू साइन करा है। दोनों मिलके ये टेक्नोलॉजी और आईओटी डिवाइसेस पे रिसर्च करेंगे। नेस्कॉम आई कैन के साथ मिलके ये डेवलप करेगा ऐसी टेक्नोलॉजी जिनसे हम आईओटी को बना सकें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एरिया में रिसर्च कर सकें। इसके अलावा नासा का एक और अंतरिक्ष यान है क्यूरियोसिटी रोवर। कहां गया था ये? मंगल ग्रह पे गया, मार्स पे गया। वहां पे क्या खोजा? वहां पे इसने देखा मीथेन गैस बहुत ज्यादा है। मीथेन गैस बनी होती है कार्बन और 4 अणु हाइड्रोजन की, CH4 बोलते हैं इसे। तो मीथेन गैस की खोज हुई है बहुत ज्यादा, मार्स के ऊपर मिली है। और कितनी मिली है? लगभग 21 पार्ट्स पर बिलियन यूनिट बाय वॉल्यूम। काफी ज्यादा मीथेन गैस मिली है। और ये साइंटिस्ट काफी एक्साइट हो गए हैं, क्योंकि एक वक्त था जब धरती पे भी मीथेन गैस बहुत ज्यादा थी। और जो हमारी माइक्रोबियल लाइफ होती है, यानी बैक्टीरिया वगैरह, उनसे भी मीथेन गैस निकलती है। अब एक बात बताओ, अगर मंगल ग्रह पे मीथेन गैस मिल रही है तो क्या हम कह सकते हैं वहां पे जीवन है? बैक्टीरिया वगैरह तो होंगे तभी तो, क्योंकि मीथेन गैस का एक सोर्स माइक्रोबियल लाइफ भी है। सूक्ष्म जो जीव होते हैं वो भी मीथेन छोड़ते हैं। तो इससे एक साइंटिस्ट ये कह रहे हैं, ये भी संभावना को बल मिलता है कि हां, मंगल ग्रह पे जीवन है। भारत ने अपना सेंट्रलाइज्ड एयर ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, हम उड़े देश का आम नागरिक, हम नए नए एयरपोर्ट खोले जा रहे हैं, नई नई फ्लाइट्स आ रही हैं, हमारा पूरा आसमान आज वहां ट्रैफिक हो गया है। इतने ज्यादा एरोप्लेन हो गए हैं कि 2 प्लेन के आपस में टकराने की संभावना भी बनी रहती है, क्योंकि इतनी ज्यादा फ्लाइट जा रही है। मुंबई एयरपोर्ट से तो हर 1 मिनट में एक फ्लाइट उड़ती है। छत्रपति शिवाजी जो एयरपोर्ट है, वहां से तो हर 1 मिनट में फ्लाइट उड़ रही है। तो ऐसे में जब इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है तो हमें क्या चाहिए? ट्रैफिक को मैनेज करना है, यानी कि एयर ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम। और ये भारत ने अपना खुद का इसके लिए एक सेंट्रल कमांड सेंटर बनाया है नई दिल्ली में। ये क्या करेगा? ये हमारी एयर स्पेस जो है उसको मैनेज करेगा, हमारे एयरक्राफ्ट को मैनेज करेगा, हमारी कैपेसिटी को मैनेज करेगा, राइट? तो ये रिसोर्स की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेगा। ये वो सिस्टम है जो काम कैसे करेगा? ये सिस्टम ये क्या करेगा? फ्लाइट डेटा ले लेगा विभिन्न सब सिस्टम से, जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है, उन सब से डेटा ले लेगा, उस डेटा को एनालाइज करेगा और एक बहुत बड़ी स्क्रीन के ऊपर सारा दिखाएगा। तो इससे हमारा जो नागरिक उड्डयन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत होगा। प्लेन ग्राउंड पे कितने हैं, आसमान में कितने हैं, किस किस जगह पे हैं इस वक्त, ये सारी इंफॉर्मेशन देगा। और मौसम की जानकारी भी देगा कि वेदर यहाँ खराब है, प्लेन को यहाँ से नहीं जाना चाहिए। तो एयर स्पेस, एयर रूट, ये सारी जानकारी भी देगा। याद रखिए, भारत 7वां कंट्री है जिसके पास अपना खुद का एयर ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम होगा। इससे पहले अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जापान और ब्राजील, सिर्फ 6 कंट्री हैं जिनके पास ये सिस्टम है, और भारत 7वां कंट्री है। नासा का एक मिशन है ड्रैगन फ्लाई मिशन। ये क्या करेगा? ये खोज करेगा कि क्या शनि ग्रह के ऊपर जीवन है कि नहीं। तो शनि ग्रह का जो मून है, शनि ग्रह के पास 82 चंद्रमा है, उनमें से एक चंद्रमा है टाइटन। तो टाइटन चंद्रमा पे नासा अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा, ड्रैगन फ्लाई ड्रोन हेलीकॉप्टर। इसका नाम है ड्रैगन फ्लाई ड्रोन हेलीकॉप्टर। कहां जाएगा? शनि ग्रह पे जाएगा। कब जाएगा? 2026 में जाएगा। आज से लगभग 7 साल बाद जाएगा और पहुंच जाएगा 2034 तक। यानी 8 साल तो जाने में लगेंगे धरती से शनि ग्रह तक। और फिर वहां से नमूना लेके आएगा, सैंपल लेके आएगा धरती पे, जिनकी हम फिर स्टडी करेंगे। रेलवेज ने एक टेक्नोलॉजी लॉन्च करी है जिसका नाम है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र क्या करेगी? जब विंटर्स के अंदर धुंध बहुत ज्यादा हो जाती है, कुछ दिखाई नहीं देता, तो त्रिनेत्र टेक्नोलॉजी होगी। त्रिनेत्र मतलब 3 चीजों का इस्तेमाल। क्या है ये 3 चीजें? एक तो है टेरेन इमेजिंग फॉर ड्राइवर्स, टेरेन इमेजिंग फॉर ड्राइवर्स, इंफ्रारेड एनहांस्ड ऑप्टिकल एंड रडार असिस्टेड।
यानी इन सब चीजों का इस्तेमाल होगा। जैसे मान लो रेल की पटरी है, रेल की पटरी पे धुंध है और अचानक कोई कुत्ता सामने आ जाए तो ट्रेन रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि इंफ्रारेड की किरणें ये पता लगा लेंगी कि कुछ आया है, राइट। तो त्रिनेत्र टेक्नोलॉजी जो है ये टेस्टिंग चल रही है अभी ये यूज करना स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन होपफुली 2019 के जो विंटर होंगे उनमें इसका इस्तेमाल स्टार्ट हो जाएगा। तो इंफ्रारेड कैमरा होगा, ऑप्टिकल कैमरा होगा और रडार होगा। तीन तीन चीजों का इस्तेमाल करके जो लोको पायलट है हमारे, उनको पूरी जानकारी मिलेगी फॉगी कंडीशंस में कि रेलवे ट्रैक पे कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो बाधा डाल रही है। हमारी केंद्र सरकार ने आईबीएम कंपनी के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को कृषि में लाने का मन बनाया है। आईबीएम कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत आगे है। इनफैक्ट इनका अपना प्लेटफॉर्म भी है जिसको बोलते हैं वॉटसन। तो आईबीएम क्या करेगा? वॉटसन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगा अपने, और भारत में कहां कहां हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कृषि में यूज कर सकते हैं। अभी ये प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र सिर्फ 3 राज्यों में लागू होगा, और अगर सही सफल रहा तो पूरे भारत में लागू किया जाएगा। रशिया ने अंतरिक्ष में एक बहुत ही शक्तिशाली टेलीस्कोप लॉन्च करा है जिसका नाम है स्पेक्टर आरजी। स्पेक्टर आरजी क्या है? रशिया का बहुत ही पावरफुल एक्स-रे स्पेस टेलीस्कोप है। यह रशिया ने कजाकिस्तान से लॉन्च करा है और जर्मनी के साथ मिलकर करा है। तो याद रखिए, रशिया का यह जॉइंट प्रोजेक्ट है जर्मनी के साथ। यह टेलीस्कोप लॉन्च किस रॉकेट ने करा? रॉकेट का नाम है प्रोटॉन एम रॉकेट। प्रोटॉन एम रॉकेट। और ये क्यों भेजा है? ये क्या देखेगा? टेलीस्कोप दूर की चीजें देखने के काम आता है, तो ये ब्लैक होल का फोटो खींचेगा, न्यूट्रॉन स्टार का फोटो खींचेगा, मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेगा। आपको बता दूं, ब्लैक होल का सबसे पहला फोटो किसने खींचा था? इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने। नासा का टेलीस्कोप है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, उसने सबसे पहला फोटो खींचा था किसका? ब्लैक होल का। भारत ने बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है जिसका नाम है भाभा कवच। भाभा कवच काफी भारी है, लेकिन यह हमारी खुद की, अपने देश की बनाई हुई बुलेट प्रूफ जैकेट है। अब ये इस्तेमाल इसका स्टार्ट हो गया है। सबसे पहली बार लॉन्च हुई थी ये इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो लगा था प्रगति मैदान नई दिल्ली में, वहां पे। इसको बनाया किसने है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका वजन कितना है? ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका वजन है 9.2 kg, 9.2 किलो, 9.2 किलो। और 2 कंपनियों ने मिलकर बनाया है। एक तो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी आयुध निर्माण बोर्ड, और एक है मिश्र धातु निगम लिमिटेड यानी मिधानी। मिधानी और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड 360 डिग्री प्रोटेक्शन देगा, यानी चारों तरफ से कहीं भी गोली लग जाए रोक लेगा। ना सिर्फ AK-47 की गोली, बल्कि इंसास की बुलेट या राइफल की बुलेट, सबको रोक लेगा। भाभा जैकेट, इसका नाम डॉक्टर होमी भाभा के नाम पे रखा है। अब बात करते हैं तेलंगाना सरकार। तेलंगाना सरकार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर ड्रोन्स के थ्रू दवाइयां भेजने का प्रोजेक्ट शुरू करा है। दवाइयां पेशेंट को अगर इमरजेंसी में चाहिए, आपात आ जाए, आप रोड से जाओगे, ट्रैफिक मिल सकता है, पेशेंट मर सकता है, ड्रोन से भेजो। इसके लिए तेलंगाना की सरकार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के साथ मिलकर उनका नेटवर्क यूज करेगी, 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नेटवर्क। बांग्लादेश जो है उसने एक विशेष तरह का प्लास्टिक जैसा पदार्थ बनाया है जूट से। आप जानते हैं बांग्लादेश में जूट बहुत ज्यादा होता है। जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। तो जो जूट से बांग्लादेश के वैज्ञानिकों ने एक मटेरियल तैयार करा है उसका नाम रखा है सोनाली। सोनाली। फर्क क्या है? देखो, प्लास्टिक जो है वो डिग्रेड नहीं होता, यानी अपघटनशील नहीं है, प्रकृति का हिस्सा नहीं बनता वापस प्लास्टिक। लेकिन सोनाली क्या है? बायोडिग्रेडेबल है, यानी टूट जाएगा अपने कणों में वापस, यानी ये एक अपघटनशील है, राइट। तो बायोडिग्रेडेबल सेलुलोज शीट बनाई है जिनका नाम है सोनाली। भारत का एक म्यूजियम है। भारत में वैसे तो बहुत सारे म्यूजियम हैं, और जितने भी म्यूजियम हैं हमें क्या जरूरत है? उनको डिजिटल बनाने की। अगर सोचिए, हमने हमारे जो म्यूजियम हैं उन्हें डिजिटल बना दिया तो क्या होगा? घर बैठे ही हम म्यूजियम को स्टडी कर सकते हैं। म्यूजियम के अंदर जो जो पदार्थ रखे हैं, जो जो तस्वीरें रखी हैं, जो जो पुराने राजा महाराजाओं की चीजें रखी हैं, घर बैठे उनको स्टडी कर सकते हैं। पर इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए। उस सॉफ्टवेयर का नाम है जतन। जतन क्या है और किसने बनाया है? CDAC पुणे।
CDAC पुणे यानी ह्यूमन सेंटर डिजाइन एंड कंप्यूटिंग ग्रुप, जिसे बोलते हैं CDAC पुणे, उसके वैज्ञानिकों ने भारत के संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर बनाया है एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है जतन। जतन क्या करेगा? जतन हमारे जितने भी म्यूजियम हैं उनको डिजिटल बना देगा। हमारी जो केंद्र सरकार है वो एक टेक्नोलॉजी लेकर आई है जिसका नाम है माइक्रोडॉट। क्या है ये माइक्रोडॉट? देखिए, हमारी गाड़ी जब चोरी हो जाती है तो उसको एक तरीका है। अगर मान लो हमारी सारी गाड़ी एकदम अलग हो, यूनिक। आज मान लो मेरे पास गाड़ी है मारुति, और अगर मारुति कोई चोरी कर ले जाए और नंबर पलट दे, खत्म। उस गाड़ी को आराम से घुमाएगा। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी अपने आप में अद्वितीय नहीं है, उस जैसी हजारों हैं। तो नंबर प्लेट बदली, बस घुमाओ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जब आप गाड़ी को बनाएंगे, यानी गाड़ी के जो निर्माता हैं उनके लिए ये कंपलसरी कर दिया है कि गाड़ी बनाते वक्त उनके जो पुर्जे हैं, उनके जो कंपोनेंट हैं, उनके अंदर मिला दो माइक्रोडॉट। ये माइक्रोडॉट जो होते हैं इनका एक विशेष पैटर्न होता है, तो इस पैटर्न से बाद में गाड़ी पकड़ी जा सकती है। तो हमारा जो नागरिक परिवहन मंत्रालय है उसने 24 जुलाई 2019 को ये जितने भी सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल में परिवर्तन करके कहा है, जितने भी गाड़ी निर्माता हैं उन्हें, कि आप माइक्रोडॉट, ये दिखते नहीं है, आंखों से नहीं दिखते, लेकिन आप इन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से पढ़ सकते हो। गाड़ी के हर पार्ट में ये इनके यूनिक एकदम नंबर होंगे। जैसे हमारा DNA सबका अलग होता है, हमारी फिंगर के प्रिंट अलग होते हैं, वैसे ही गाड़ी का भी एक फिंगर प्रिंट होगा, और ये है माइक्रोडॉट पैच। तो माइक्रोडॉट पैच की मदद से बाद में हम आसानी से पता कर लेंगे कि वो माइक्रोडॉट पैच जो है अब कहाँ है, किस गाड़ी का है। बाद में मैचिंग आसानी से हो जाएगी और फिर वो पकड़ा जाएगा व्यक्ति। तो माइक्रोडॉट टेक्नोलॉजी एक गाड़ी को विशेष पहचान देगी, एक विशिष्ट पहचान देगी। ये है माइक्रोडॉट टेक्नोलॉजी। अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से आप इसको लिखे हुए को पढ़ पाओगे, कोड क्या है। तो चोरी की हुई गाड़ियों की शिनाख्त आसानी से हो जाएगी। उसके अलावा नासा का एक और मिशन है। नासा का एक टेस्ट मिशन है। टेस्ट मतलब ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। एक फील्ड होता है जिसे बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी मतलब होता है जाओ, जाके चेक करो कि कहीं जीवन है या नहीं है, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन द आउटर स्पेस, उसे एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। तो नासा ने किया टेस्ट मिशन स्टडी करने के लिए कि क्या कहीं जीवन संभव है कि नहीं है, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। और उसने क्या किया, एक छोटा सा तारा खोज लिया और उस तारे का नाम रख दिया TOI 270। ये एक नया तारा है। और देखिए, जब भी कोई तारा होता है तारे के आसपास कुछ ना कुछ प्लेनेट भी मिल जाते हैं नए। तो एक नया पूरा स्टार और प्लेनेटरी सिस्टम है पूरा। जैसे हमारा सौर मंडल है वैसे ही है TOI 270। धरती से कितना दूर है? धरती से दूर है 73 लाइट ईयर, यानी कि 73 प्रकाश वर्ष धरती से दूर है। ये 73 लाइट ईयर दूर है। और जिस कॉन्सलेशन में है, यानी जिस गैलेक्सी में है, उसको बोलते हैं पिक्टर। मॉस्को, रशिया की राजधानी जो मॉस्को है, वहां पे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो अपना टेक्निकल लिएजियन यूनिट बनाएगा। यानी रशिया हमारी मदद करेगा गगनयान मिशन में, क्योंकि रशिया सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे यूरी गागरिन, और वो रशिया के थे। सबसे पहले महिला गई थी वैलेंटीना तेरेश्कोवा, वो रशिया की थी। तो रशिया तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में बहुत दुनिया में सबसे आगे है। तो हमने भी ऑफिस खोला है, टेक्निकल लिएजियन ऑफिस, यानी प्रौद्योगिकी के मामले में एक ऑफिस खोला है हमने मॉस्को में। तो हमारा एक बंदा वहां पे बैठेगा और रशिया फिर हमें पूरी टेक्निकल कोऑर्डिनेशन हमारे साथ करेगा गगनयान मिशन को सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा इसरो ने बेंगलुरु में एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर तो खोला ही था, मानव हवाई केंद्र, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। अब इन्होंने एक स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर भी खोला है। ये क्यों खोला है? अंतरिक्ष का जो कूड़ा होता है जिसे बोलते हैं स्पेस डेब्री, मान लो आपने अंतरिक्ष में कोई यान भेजा और वो यान में विस्फोट हो गया, अब उसका चूरा वो भी चक्कर लगा रहा है धरती के पर। ये जो चक्कर लगा रहा है, कहीं ये हमारे दूसरे अंतरिक्ष यान को डैमेज तो नहीं करेगा? क्या उनको क्षति पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है? इसके लिए होगा स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर, यानी अंतरिक्ष में इस वक्त कौन सी चीज कहां पे है हमारी, उसका पूरा हमें नॉलेज होना चाहिए, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक टेस्ट किया था मिशन शक्ति, याद है मिशन शक्ति, कि हम दूसरे देश की सैटेलाइट्स को भी तबाह कर सकें। ASAT, एंटी सैटेलाइट टेस्ट मिशन शक्ति, कि हम दूसरे देश के उपग्रहों को भी हवा में मार सकें।
तो दूसरे देशों ने हम पे क्या इल्जाम लगाया कि आपने जो टेस्ट किया अपना, आपने विस्फोट किया अंतरिक्ष में और अब उससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को खतरा हो सकता है, हमारी सैटेलाइट्स को खतरा हो सकता है। तो इसरो ने क्या किया, अपना स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर लगा लिया। अब हमें यह पता चलेगा कि हमारी कौन सी चीज अंतरिक्ष में किस स्थान पे है और कितने कोऑर्डिनेशन पे है, जिससे उन चीजों को बचाया जा सके स्पेस डेब्री से। मान लो कोई टूटता हुआ तारा बढ़ रहा है हमारे किसी उपग्रह की तरफ, कैसे बचाएंगे? कोई टूटता हुआ तारा, कोई एस्टेरॉयड, कोई चट्टान, कोई रॉक, इतनी सारी चीजें हैं ब्रह्मांड में, अगर वो हमारी किसी उपग्रह के पास जा रही हैं तो हम क्या करेंगे, ये हमें बता देगा स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर, हमें बता देगा और फिर हम उसका पाथ चेंज कर सकते हैं, उसका रास्ता बदल सकते हैं। राइट? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें अपने उपग्रहों को बचाना है, जैसे इनएक्टिव सैटेलाइट, कोई पुराने उपग्रह जो खत्म हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, जिनका टाइम खत्म हो चुका है, या कोई भी ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट जैसे शुद्ध ग्रह, रॉक, चट्टान, डस्ट पार्टिकल के बड़े बड़े जो स्टोन्स होते हैं वो, या अर्थ एस्टेरॉयड, या फिर स्पेस वेदर कंडीशन। भारत का पहला, हमने 2 ट्यूबरकुलोसिस की नई दवाइयां बनाई है और उसके लिए पहली बार हमने बहुत बड़े लेवल पे ट्रायल किया इनका। ये 2 दवाइयों के नाम है इम्यूवैक और VPM 1002। ये ट्यूबरकुलोसिस से जो हमारी लड़ाई है, क्योंकि हमारा टारगेट है 2025 तक हमें भारत से ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करना है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक बहुत बड़े लेवल पे ट्रायल किया है ट्यूबरकुलोसिस की 2 दवाइयों का, इम्यूवैक और VPM 1002। एक दवाई हमने बनाई है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के लिए, यानी ऐसा ट्यूबरकुलोसिस जो दवाइयों से ही ठीक नहीं होता, लास्ट स्टेज ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं इसे, एकदम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, कोई दवाई काम नहीं कर रही। उस पेशेंट के लिए दवाई बनाई है प्रीटोमेनिड, और ये प्रीटोमेनिड नाम की दवाई मिलन कंपनी इसका ट्रायल कर रही है, MYLN, मिलन। तो इम्यूवैक वैक्सीन हमने कैसे बनाई है, इसको हम माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी बोलते हैं, MIP। ये अहमदाबाद की कंपनी काडिला फार्मास्यूटिकल ने बनाई है। और VPM जो दवाई है ये बनाई है पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। तो दोनों इनके नाम भी याद रखिए, ठीक है। और हमने एक दवाई और बनाई है डेंगू के लिए जिसका नाम है डेंगवैक्सिया। हमने नहीं बनाई, मतलब ये फ्रांस की कंपनी ने बनाई है, हमने सिर्फ ट्रायल करे हैं। कंपनी का नाम है सनोफी पास्चर। ये दुनिया की पहली दवाई है डेंगू के लिए। और हमने रोटा वायरस से निपटने के लिए दवाई बनाई है जिसका नाम है रोटावैक। और रोटावैक को किसने बनाया है? रोटावैक को बनाया है भारत की कंपनी भारत बायोटेक ने, ये हैदराबाद की कंपनी है। इम्यूवैक को बनाया है कडिला फार्मा ने जो अहमदाबाद की कंपनी है। और VPM 1002 को बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो पुणे में। इसके अलावा भारत का पहला 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल लॉन्च हुआ है मोहाली में, इसका नाम है इंटेलाइट्स। इंटेलाइट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चों ने बना दिया। क्या है ये CCTV कैमरा की मदद से ऑटोमेटिक लाइव ट्रैफिक वीडियो फीड जनरेट करेगा। और ट्रैफिक डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है पता करने के लिए कि कहां पे ट्रैफिक ज्यादा है, उसी हिसाब से लाइट जलेंगी और बुझेंगी। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, एक पिक्चर बना लेगा ट्रैफिक वीडियो फीड को CCTV कैमरे से लेकर, और उसी हिसाब से लाइट जलेंगी बुझेंगी। कैसे काम करेगा अब ये आपको बताता हूं। अभी क्या होता है, ठीक है, ये मान लो ये 4 रास्ते मिल रहे हैं, इसी को ध्यान से समझो। ये मान लो 4 रास्ते मिल रहे हैं। अब यहां से जो गाड़ियां जा रही हैं इस तरफ, यहां पे रेड लाइट लगी हुई है, RED रेड, पर ये यहां पे आपने इंटरलाइट लगा दिया। अब इंटरलाइट देखेगा अभी तक क्या होता है, अभी तक फिक्स होता है टाइम। रेड लाइट का 30 सेकंड, ग्रीन लाइट का 30 सेकंड मान लेते हैं। कहीं पे लाल बत्ती 30 सेकंड के लिए होती है और ग्रीन बत्ती भी 30 सेकंड के लिए होती है, ठीक है, ऑल्टरनेट करती है। पहले 30 सेकंड के लिए लाल बत्ती, फिर 30 सेकंड के लिए हरी बत्ती, फिर 30 सेकंड के लिए लाल। अब लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब देखिए क्या होगा। अब यहां पे अगर गाड़ियां खड़ी हैं सारी और गाड़ियां बहुत ज्यादा हैं तो लाल बत्ती कम समय के लिए होगी, फिर 30 सेकंड की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि CCTV से उसको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। यहां पे जैसे आपने गूगल मैप देखा है, गूगल मैप में वो ट्रैफिक आपको बता देता है लाल रंग में कि ये लाल रंग ज्यादा है यानी ट्रैफिक ज्यादा है। यानी गूगल ने क्या करा अपनी सैटेलाइट की मदद से, गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद करके सैटेलाइट से वो फोटो खींच लिया और फोटो में आ गया गाड़ियां बहुत ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा है तो लाल रंग। ऐसे ही इंटेलाइट्स क्या करेगा, CCTV की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ट्रैफिक डेंसिटी को अपना लेगा और फिर क्या वहां लाल लाइट की जरूरत इतनी ज्यादा है, गाड़ियां तो बहुत ज्यादा है, नहीं ग्रीन करो तो जल्दी ग्रीन हो जाएगी। उसी तरह मान लो यहां से गाड़ियां आ रही हैं सामने और सिर्फ एक ही गाड़ी है, तो क्या यहां पे
रेड, क्या यहाँ पे ग्रीन लाइट की जरूरत है? नहीं, तो वो क्या करेगा, ग्रीन लाइट को कम रखेगा। अभी ग्रीन लाइट की जरूरत नहीं, अभी ट्रैफिक बहुत ही कम है, बढ़ने दो, फिर ग्रीन करेंगे। यानी अब जो टाइम है उनकी ड्यूरेशन फिक्स नहीं होगी, वो डायनामिक होगी। तो टाइमर जो है वो एडजस्ट हो जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन, तो उनमें लाल लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, ऑरेंज लाइट, जो भी लाइट है वो ट्रैफिक डेंसिटी के हिसाब से अपने आप चेंज होती रहेंगी, जिससे ट्रैफिक स्मूथ हो जाए। ये है इंटरलाइट्स, ये मोहाली में लॉन्च हुआ है। मैक्सिको के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कैक्टस का जो पौधा है उससे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना दिया है। ये देखो, ये कैक्टस का पौधा होता है, इसे ज़ेरोफाइट बोलते हैं। ज़ेरोफाइट उन पौधों को बोलते हैं जो मरुस्थल में होते हैं, मरुस्थलीय पौधों को ज़ेरोफाइट कहा जाता है। तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, ये है वो प्लास्टिक, और ये ऐसा प्लास्टिक है जो अपघटनशील है, वातावरण फ्रेंडली है, क्लाइमेट फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली। ये वापस प्रकृति का हिस्सा बन जाएगा, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक मैक्सिको के वैज्ञानिकों ने कैक्टस की पत्तियों से बनाया है। उसके बाद हुआवी की बात करते हैं। हुआवी ने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया जिसका नाम है हार्मनी ओएस। हुआवी चाइना की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन चाइना और अमेरिका में ट्रेड वॉर चल रहा है, और इस ट्रेड वॉर की मदद से हुआवी को डर ये है, कल मान लो अगर एंड्रॉयड कह दे, एंड्रॉयड तो गूगल का है, एंड्रॉयड कह दे मैं आपको अपना प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा, तो हुआवी कंपनी तो वहीं पे बंद, वहीं पे बंद। मान लो भारत की कोई कंपनी है, अपना मोबाइल फोन बनाती है, भाई प्लेटफॉर्म किसका यूज करोगे? आईओएस यूज करोगे, वो अमेरिका का है, एंड्रॉयड यूज करोगे, वो अमेरिका का है, तो प्लेटफॉर्म कौन दे रहा है आपको अपना? इसलिए हुआवी ने क्या किया, अपना खुद का ही प्लेटफॉर्म बना लिया, इसका नाम है हार्मनी ओएस। कि कल अगर चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि अमेरिका चाइना को अपना प्लेटफॉर्म देना ही बंद कर दे, तो इनके पास अपना खुद का प्लेटफॉर्म है हार्मनी ओएस। भारत को अपनी पहली नेशनल असेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट मिली है। क्या होता है ये? देखो, हमारे गांव में हॉस्पिटल हैं, हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, राइट, छोटे छोटे हमारे सब हेल्थ सेंटर बोलते हैं, सब हेल्थ सेंटर हैं। वहां पे कौन सी दवाइयां हैं जिनका काम ज्यादा है, कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं शुगर के लिए, बीपी के लिए, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, कौन कौन से चाहिए, इनकी सूची सरकार को दी गई है। याद रखिए, भारत जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि नेशनल असेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट, और ये आईसीएमआर ने बनाई है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये क्या करेगी? ये सरकार की मदद करेगी, तो सरकार फिर नीतियां बनाएगी कि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं हमें ये मेक श्योर करना है कि जितने भी ग्रामीण हॉस्पिटल हैं, सब हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उनमें ये वाले टेस्ट तो एटलीस्ट होने चाहिए। तो नेशनल असेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट को पूरे भारत में लागू किया जाएगा, और सरकार की मदद है एक तरह से ये कि कौन कौन सी चीजें कहां कहां पे होनी चाहिए, राइट। कौन कौन से डिवाइसेस, कौन कौन से उपकरण, कौन कौन से मेडिकल पैराफर्नेलिया, कौन कौन से मेडिकल मेडिसिन्स कहां कहां पे होने चाहिए, उसमें सरकार की मदद करेगी। और भारत पहला कंट्री है जिसने ये गाइडलाइन बनाई है, ये गाइडलाइन बनाई है, ये सरकार को दी जाएंगी, और फिर सरकार इन डायग्नोस्टिक टेस्ट को सारे हेल्थ केयर फैसिलिटी, विलेजेस और रिमोट एरियाज में मुहैया कराएगी। इसके अलावा जो ड्रग मैं आपको बता रहा था ट्यूबरकुलोसिस के लिए, अप्रूव कर दी है यूएस एफडीए ने, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव कर दिया ड्रग, इसका नाम है प्रीटोमेनिड, और प्रीटोमेनिड ड्रग जो है ये इसके टेस्टिंग चल रही है अब, ठीक है। तो टीबी अलायंस जो है, ट्यूबरकुलोसिस अलायंस, और मिलान, ये दोनों मिलकर इसको टेस्ट कर रहे हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के लिए। इसके अलावा रशिया ने अपना एक रोबोट भेज दिया अंतरिक्ष में, मानव तो मानव, अब रशिया ने रोबोट भी भेजने शुरू कर दिए अंतरिक्ष में। इस रोबोट का नाम है फेडोर। फेडोर की फुल फॉर्म क्या है? फेडोर की फुल फॉर्म है फाइनल एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑब्जेक्ट रिसर्च, यानी फेडोर। इसको हम स्काई बॉट F850 भी बोलते हैं, स्काई बॉट F850। ये पहली बार है कि किसी कंट्री ने रोबोट भेजा है अंतरिक्ष में, पहली बार नहीं है, रशिया ने पहली बार भेजा है, इससे पहले नासा ने भेजा था। पहले मैं आपको रशिया वाला बता दूं, रशिया ने जो रोबोट भेजा ये है फेडोर रॉकेट, फेडोर रॉकेट नहीं रोबोट। इसको रॉकेट कौन सा यूज करा है भेजने के लिए? उसका नाम है सोयूज, SOYUZ। सोयूज बहुत फेमस रॉकेट है रशिया का, सोयूज MS-14। इस रॉकेट का इस्तेमाल किया इस रोबोट को भेजने के लिए। और इससे पहले रोबोट किसने भेजा था? नासा ने भेजा था रोबोट, जिसका नाम था रोबोनॉट 2, 2011 में। तो नासा ने रोबोट भेजा है, रशिया ने लेकिन अपना पहला भेजा है ह्यूमैनॉइड रोबोट। मतलब क्या होता है ह्यूमैनॉइड? मतलब जो मानव जैसा दिखता है। ये मानव जैसा दिख रहा है,
तो उसको बोलते हैं ह्यूमनॉइड। ऑइड मतलब जैसा, मैंने आपको बताया था एस्टेरॉइड। ऑइड मतलब जैसा, एस्टर मतलब स्टार, जो स्टार जैसा। तो ह्यूमन मतलब ह्यूमन जैसा, ऑइड, राइट। तो ह्यूमनॉइड रोबोट जो है वो रशिया ने भेजा है, फेडोर। कौन से रॉकेट से भेजा है? सोयूज। इस रॉकेट की फुल फॉर्म क्या है? इस रोबोट की फुल फॉर्म क्या है? फाइनल एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑब्जेक्ट रिसर्च, और इसको स्काईबॉट F850 भी बोलते हैं। इससे पहले भेजा गया था नासा के द्वारा 2011 में, जिसका नाम था रोबोनॉट द्वितीय। रशिया ने अपना तैरता हुआ फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है। एक ऐसा न्यूक्लियर प्लांट, एटॉमी प्लांट, जो तैरता हुआ है, इसका नाम है एकेडमिक लोमोनोसोव। यह दुनिया का पहला तैरता हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर है, एकेडमिक लोमोनोसोव। और इसमें न्यूक्लियर ईंधन कहां से भरा जाएगा और इसको छोड़ा कहां से गया, इसकी जर्नी कहां से स्टार्ट हुई? तो ये एक बंदरगाह है जिसको बोलते हैं मुरमांस्क। मुरमांस्क का बंदरगाह, यहीं से इसमें न्यूक्लियर फ्यूल भरा जाएगा और यहीं से इसे लॉन्च किया गया। और ये बनाया कि कौन सी कंपनी ने है? रशिया की कंपनी है रोसाटोम, उन्होंने बनाया है। एकेडमिक लोमोनोसोव को बनाया है रशिया की कंपनी रोसाटोम ने, और इसका नाम रशिया के महान वैज्ञानिक मिखाइल लोमोनोसोव के नाम पर रखा है, मिखाइल लोमोनोसोव। इसके अलावा भारत का जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, आईटी मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने गूगल के साथ मिलकर बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम शुरू करा है। बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया, तो इसमें गूगल हेल्प करेगा, हमारी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स के लिए गूगल उनको सॉल्व करेगा। एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है मैत्री। ये नोएडा में स्कूल है एक, अमेठी इंटरनेशनल, उसकी 5 लड़कियों ने मिलकर बनाई है और इसको प्राइज मिला है। ये क्या करेगी? ये जो ओल्ड एज होम है और ऑर्फनेज, उनको कनेक्ट करेगी। देखिए ओल्ड एज होम में क्या होता है, वो माँ बाप जिनका कोई नहीं है वो रहते हैं ओल्ड एज होम में, और वो बच्चे जिनका कोई नहीं है वो रहते हैं ऑर्फनेज में। क्यों ना हम जो यतीम घर यानी ऑर्फनेज जो है, अनाथालय, उन्हें मिला दें ओल्ड एज होम से। बच्चों को माँ बाप मिल जाएंगे, माँ बाप को बच्चे मिल जाएंगे। तो ये दिमाग लगाया नोएडा की 5 लड़कियों ने और ऐप बना दिया मैत्री। इसको प्राइज मिला है अमेरिका के अंदर। भारत एक अपना और प्रोजेक्ट करेगा जिसका नाम है समुद्रयान। गगन तो ठीक है, लेकिन समुद्र के नीचे भी तो हमें जाना है। तो समुद्रयान क्या क्या प्रोजेक्ट है? हम एक व्हीकल बनाएंगे जो समुद्र की गहराई में जा सके। समुद्र में जब नीचे आप जाते हैं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो एक विशेष व्हीकल बनाया जाएगा, गाड़ी बनाई जाएगी विशेष, जो समुद्र के नीचे चली जाए, सबमर्सिबल यानी डूबने योग्य। तो 2021-2022 तक हम पूरा करेंगे। हमारा टारगेट है कि 31 मार्च 2022 तक हमें ये पूरा करना है। समुद्रयान प्रोजेक्ट कौन सा मंत्रालय कर रहा है भारत का? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस कर रहा है। समुद्रयान प्रोजेक्ट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। और क्यों कर रहा है? क्योंकि समुद्र के नीचे बहुत सारे दुर्लभ खनिज हैं, रेयर मिनरल, हमें उनको उनका खनन करके उनको लाना है, उनको माइनिंग करके उनको लाना है। तो समुद्रयान प्रोजेक्ट में भारत की तरफ से 3 वैज्ञानिक जाएंगे, समुद्र के नीचे जाएंगे, लगभग 6 किलोमीटर यानी 6000 मीटर के नीचे समुद्र के, इतनी ज्यादा गहराई में, और वहां पे डीप अंडर वाटर स्टडी करेंगे। ना सिर्फ वो खनिजों को लेकर आएंगे, बल्कि वो वहां पे जो वनस्पति है, जो पौधे हैं, जो जंतु हैं, है भी कि नहीं है, उन पे रिसर्च करेंगे। तो 6 किलोमीटर नीचे गहराई में 72 घंटे क्षमता होगी इस यान की। समुद्रयान 72 घंटे तक रह सकता है समुद्र के नीचे 6 किलोमीटर की गहराई पे, राइट। और पनडुब्बियां भी रखी जाएंगी जो समुद्र में 200 मीटर की गहराई पे जा पाएंगी। जो अभी पनडुब्बियां हैं हमारे पास, समुद्र में सिर्फ 200 मीटर नीचे जा सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन ये 6 किलोमीटर नीचे जा पाएगा। इसमें हमारा खर्चा आएगा 200 करोड़। इस प्रोजेक्ट को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है? NIOT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, चेन्नई, इसे कर रहा है। और याद रखिए, जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है, उसने भारत को 75,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऐसा दिया है हिंद महासागर में, जहां भारत खनन कर सकता है मिनरल्स का, लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं। तो समुद्रयान क्या करेगा? एक नया हमारे लिए कमर्शियल रेवेन्यू का सोर्स खोज लेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे मिनरल जो अभी हमें दूसरे देशों से खरीदने पड़ रहे हैं, हो सकता है वहां हमें मिल जाए। 75,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमारा खुद का है, जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने हमें दिया है, जहां पे हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी यहां पे सिर्फ हम जाके खनिजों का खनन कर सकते हैं और कोई कंट्री नहीं कर सकता। ऐसा माना जा रहा है यहां पे हमें मिलेगा मैंगनीज, हमें मिलेगा तांबा, हमें मिलेगा निकल, कोबाल्ट, इस तरह के दुर्लभ
खनिज हमें यहाँ पे मिलेंगे। भारत का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने अनाउंस करा है कि वो नेशनल जीनोमिक ग्रिड ये बनाएंगे। क्या है नेशनल जीनोमिक ग्रिड? कैंसर रिसर्च, जो कैंसर रिसर्च है, कैंसर के ऊपर अनुसंधान होगा, चाहे वो बिनाइन कैंसर हो या मैलिग्नेंट कैंसर हो। बिनाइन कैंसर होता है जो एक ही जगह पे रहता है, कैंसर फैलता नहीं है, जैसे नाक का कैंसर, बेसल सेल कार्सिनोमा, नाक का कैंसर, रोडेंट अल्सर। लेकिन कई कैंसर ऐसे हैं जो फैलते बहुत जल्दी हैं, जैसे ब्लड कैंसर, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर, बोन कैंसर, यानी मैलिग्नेंट कैंसर, तो उन पर रिसर्च होगा। तो सरकार क्या बना रही है? नेशनल जीनोमिक ग्रिड बना रही है। ये भारत के कैंसर पेशेंट को स्टडी करेंगे और कैंसर के ऊपर रिसर्च करेंगे। ये उसी तरह का है जिस तरह से नेशनल कैंसर टिश्यू बायो बैंक बनाया गया था। कहां बनाया गया है नेशनल कैंसर टिश्यू बायो बैंक? ये बनाया गया आईआईटी मद्रास में। यहां पे जो टिश्यू हैं, जब कोशिकाएं मिल जाती हैं, बहुत सारे सेल मिल जाते हैं, तो उन्हें टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू रिसर्च हो रहा है, कैंसर टिश्यूज के ऊपर रिसर्च हो रहा है, कैंसर सेल के ऊपर रिसर्च हो रहा है। उसी तरह से बनेगा नेशनल जीनोमिक ग्रिड भी। तो आईआईटी मद्रास कर रहा है ये नेशनल कैंसर टिश्यू बायो बैंक, यहां पे है आईआईटी मद्रास में, और अब बनेगा नेशनल जीनोमिक ग्रिड। इसके अलावा सरकार का हमारा ये टारगेट है, अभी हमारे पास हर 1400 लोगों पे, ठीक है, हर 1400 लोगों पे एक डॉक्टर है भारत में। और हमें कितना करना है? हमें करना है हर 1000 लोगों पे एक डॉक्टर, क्योंकि डब्ल्यूएचओ का जो रेशो है वो ये है। डब्ल्यूएचओ के हिसाब से, विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हर 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए। और ये हमें करके दिखाना है 2022 तक। रविशंकर प्रसाद जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने मैरीटाइम कम्युनिकेशन सर्विसेज भारत में लॉन्च करी है। मैरीटाइम कम्युनिकेशन सर्विस, नाम से पता चल रहा है समुद्री संचार सेवाएं। हमारे जो सी फेयर हैं, जो नाविक हैं, मछुआरे हैं, उनको भी तो इंटरनेट चाहिए, उनको भी तो संचार का माध्यम चाहिए। तो इस पे क्या होगा? इससे ब्रॉडबैंड सर्विस दी जाएंगी उन लोगों को जो सी ट्रैवल कर रहे हैं। एक फायदा और होगा, एक पोर्टल विशेष ये भी बनाया गया है कि अगर कोई मोबाइल फोन चोरी हो जाए तो उसको ट्रेस कैसे कर सकें। वो भी एक पोर्टल अभी अभी उसका उद्घाटन किया गया मुंबई में। इसको बोलते हैं सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर यानी CEIR। CEIR का काम क्या है? कोई मोबाइल फोन अगर चोरी हो जाए तो उसको ट्रैक कर लेगा, उसको ट्रेस कर लेगा, मोबाइल फोन को ट्रेस कर लेगा, सिम कार्ड को ट्रेस कर लेगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने बनाया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, CEIR। और मैरीटाइम कनेक्टिविटी का फायदा क्या होगा? मैरीटाइम कनेक्टिविटी, जो हमारे मछुआरे हैं, जो नाविक हैं, उनको समुद्र में वो मिल जाएगा, इंटरनेट मिल जाएगा, ब्रॉडबैंड सर्विस मिल जाएगी, और वो फिर अपना उसी हिसाब से अपना बिजनेस वगैरह कर पाएंगे। वॉइस डेटा वीडियो सर्विस उन्हें मिल जाएंगी, तो उन्हें ये पता चल जाएगा कि अगर वो दूर हैं तो मछली वगैरह का भाव कितना है, वेदर की अगर कोई वार्निंग है तो उन्हें जल्दी मोबाइल फ़ोन वगैरह के थ्रू मिल सकती है, ब्रॉडबैंड के थ्रू मिल सकती है। तो ये सब फायदे होंगे। इसके अलावा भारत मेंबर बन गया है अभी अभी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब। भारत ने ज्वाइन कर लिया है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब, उसका नया मेंबर बना है भारत। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। भारत 2019 से इसका मेंबर बन गया है। अब भारत एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के खिलाफ जो रिसर्च होता है उसमें बहुत अहम भूमिका निभा पाएगा। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होती है? जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उन पर दवाइयां काम नहीं करती, इसे बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो ये लॉन्च कब हुआ था? AMR-R&D हब, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब, ये मई 2018 में लॉन्च हुआ था, जब 71st सेशन हो रहा था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का। दो G20 के लीडर मिले और उन्होंने लॉन्च किया ग्लोबल AMR-R&D। इसका सचिवालय बनाया गया है जर्मनी के बर्लिन में। पहली बार 300 ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा, 300 ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा पूरे देश को मैप करने के लिए। तो सर्वे ऑफ इंडिया क्या करेगा? भारत को मैप करेगा। हमारी जो जमीन है कहाँ खत्म होती है, समुद्र कहाँ स्टार्ट होता है, पूरी भारत की मैपिंग की जाएगी। इंडियन नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये सर्वे ऑफ इंडिया जो है भारत का ऑफिशियल सर्वे और मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन काम करता है और 300 ड्रोन्स का इस्तेमाल करेगा अब ये भारत को सर्वे करने के लिए, भारत का नक्शा तैयार करने के लिए। इसके अलावा तेलंगाना की जो सरकार है उन्होंने 2020 को डिक्लेयर करा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर। तेलंगाना में मी सेवा केंद्र चल रहे हैं, तेलंगाना में टी हब चल रहा है, तेलंगाना में वी हब चल रहा है। तेलंगाना डिजिटल में काफ़ी आगे है बाकी राज्यों से। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात,
ये सब काफ़ी आगे चल रहे हैं डिजिटल में। तो तेलंगाना ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ईयर डिक्लेयर किया है। इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभी अभी लॉन्च करा पहला हमारा देसी इंडिजिनस हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल सिस्टम। इसको डेवलप करा है CSIR ने और इस इनिशिएटिव का नाम है न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव यानी NMITLI। ये लॉन्च हुआ विज्ञान भवन नई दिल्ली में और ये 78 फाउंडेशन डे था CSIR का, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो फ्यूल सेल सिस्टम, हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल सिस्टम लॉन्च किया गया है। इसका फायदा क्या होगा? पहली बात, ये फ्यूल सेल सिस्टम की कैपेसिटी कितनी है? 5 किलोवाट। 5 किलोवाट ये ग्रीन पावर देगा हमें। अभी तो बिजली हम कोयले से बना रहे हैं, लेकिन ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा क्योंकि ये मीथेनॉल का इस्तेमाल करेगा या बायोमीथेन का इस्तेमाल करेगा, और ये दोनों ही जो हैं इनसे धुआं नहीं निकलता, इनसे सिर्फ निकलती है हीट और वाटर बस। तो इससे वातावरण जो है वो प्रभावित नहीं होगा, राइट। और ये जो सेल है फ्यूल सेल, इनकी 70% एफिशिएंसी है, जो बहुत ज़्यादा है। 70% एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है। जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनकी एफिशिएंसी काफ़ी कम होती है और उनसे प्रदूषण भी होता है, कोयला भी खर्च होता है, कोयला सीमित है, यानी ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, खत्म हो जाएगा एक दिन कोयला, और प्रदूषण होता है वो अलग होता है। तो फ्यूल सेल जो हैं जो डेवलप किए गए हैं वो हाई टेम्परेचर प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डेवलप किए गए हैं। इस टेक्नोलॉजी का नाम है हाई टेम्परेचर प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी। और शनि ग्रह पे हमने 20 नए चंद्रमा खोजे हैं। शनि ग्रह पे 62 चंद्रमा थे और अब हो गए हैं 82। पहले सबसे ज्यादा चंद्रमा थे बृहस्पति यानी जुपिटर पे 79, लेकिन अब हो गए हैं शनि ग्रह पे। सो ये था हमारा कंप्लीट पिछले 6 महीने के साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। इस वीडियो को आप समझ पाए या नहीं, अगर आपके कोई डाउट हैं तो मैं जरूर उन्हें लेना चाहूंगा। कोई आपके कमेंट टिप्पणी सब आमंत्रित हैं। देखते रहिए स्टडी IQ। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।